नमस्कार दोस्तों। देश प्रदेश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ट्रंप साहब की मुलाकात ममदानी से होगी, जोहरान ममदानी से व्हाइट हाउस में आज ही मुलाकात। इसके अलावा अमेरिका से एक रिपोर्ट आती है, मिलिट्री रिपोर्ट, जिसमें पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत उनकी एक सैन्य बढ़त दिखाई गई है। ये थोड़ा सा अजीब सा लगता है। और साथ ही में G20 का जो समिट होने जा रहा है 22 और 23 नवंबर को जोहान्सबर्ग के अंदर, मोदी जी जा रहे हैं। अमेरिका इसका बायकॉट किया है। और साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट रामफोसा साहब ने कहा कि आप बायकॉट करेंगे, लेकिन कर सकते हैं, लेकिन आप किसी को धमका नहीं सकते हैं इस मुद्दे के ऊपर। तो आपका स्वागत करते हुए पहले आज G20 के समिट की बात करते हैं, जो कल से शुरू हो रहा है साउथ अफ्रीका के अंदर जोहान्सबर्ग में। अमेरिका ने इसका बायकॉट किया है और कहीं ना कहीं राष्ट्रपति रामफोसा जो हैं दक्षिण अफ्रीका के, वो बहुत एक तरह से बिंदास होकर बात कर रहे हैं कि आप किसी को इस ढंग से धमका नहीं सकते हैं। अमेरिका ने यह भी कहा है कि साउथ अफ्रीका समिट के बाद में जो डिक्लेरेशन होती है वो जारी ना की जाए, क्योंकि हम वहां पर नहीं हैं। अब सवाल ये है कि अमेरिका की अनुपस्थिति क्या वहाँ होने वाले जो निर्णय हैं उनको प्रभावित करेगी। हाँ, बहुत सारे वहाँ पर देश ऐसे हैं जो अमेरिका के समर्थक हैं, और वो किसी भी हालत में देखा जाए तो G20 की जो फाइनल डिक्लेरेशन होगी उसके अंदर हो सकता है मतभेद पैदा करें। और ये मतभेद जो है अमेरिका और साउथ अफ्रीका के बीच में कई चीज़ों को लेकर है। और एक सबसे बड़ा इल्ज़ाम तो ये लगाया गया था कि वहाँ पर गोरों के साथ अत्याचार हो रहा है। कहाँ पर? साउथ अफ्रीका में गोरों के साथ अत्याचार हो रहा है, और ये ट्रंप साहब को पसंद नहीं आ रहा है। ये मुझे लगता है कि, और ये भी कहा गया कि जो श्वेत किसान हैं, जो वाइट किसान हैं, उनकी हत्या हो रही है, उनकी ज़मीनें छीनी जा रही हैं, और ये ह्यूमन राइट का वॉल्यूशन है। तो कोई भी अमेरिकन प्रेसिडेंट इसको वहाँ जाकर इसमें शिरकत नहीं करेगा। अब G20 के अंदर देखा जाए तो 19 देश जो हैं, उसमें 19 देश हैं, और साथ में दो रीजनल कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, यूरोपियन यूनियन भी है, अफ्रीकन यूनियन भी इसके मेंबरशिप दिया गया है। तो वर्ल्ड की लगभग 85% GDP इसके अंदर आती है, और 2/3 जनसंख्या इसमें आती है। और अभी की जो थीम आई है उसका सॉलिडारिटी, इक्वालिटी एंड सस्टेनेबिलिटी को चुना है। सॉलिडारिटी, इक्वालिटी और सस्टेनेबिलिटी जो है वो इसकी इस बार की थीम है। इसके बाद हम आते हैं अगले मुद्दे के ऊपर, और अगला मुद्दा जो है काफ़ी सेंसिटिव मुद्दा है। और सेंसिटिव इन द सेंस कि जोहरान ममदानी के खिलाफ तो काफ़ी हद तक जहर उगला है ट्रंप साहब ने। उनके चुनाव प्रचार के दौरान भी काफ़ी चीज़ें ऐसी कही गई थी जहाँ से उसको नुकसान पहुँचे। लेकिन अब वहाँ पर एक मुलाकात हो रही है, और उसके बारे में कहा गया है कि ये मुलाकात कई सारी जो गलत फहमियाँ हैं उसको दूर करने में सहायता हमें करेगी, और कुछ ना कुछ हल निकल आएगा। ज़्यादा से ज़्यादा ट्रंप साहब क्या करेंगे? पेमेंट तो नहीं रोक सकते न्यूयॉर्क की, लेकिन उसको डिले ज़रूर कर सकते हैं कि ये सारे अधिकार खर्च करने के होते हैं जो मेयर साहब के होते हैं। और मेयर जो है जोहरान ममदानी है, जो जनवरी के महीने में अपना पदभार ग्रहण करेंगे। अभी तो वो मेयर इलेक्ट हैं, लेकिन हो सकता है मुलाकात हो के थोड़े बहुत दोनों के तेवर थोड़े से ढीले पड़ जाए, और होता भी है अक्सर। और उसके बाद दोनों फिर एक दूसरे को रिस्पेक्ट करना शुरू कर दें, और कहीं ना कहीं न्यूयॉर्क की तरक्की अमेरिका की ही तरक्की है, किसी और की तरक्की तो है नहीं भाई वो। तो अगर उनकी तरक्की होगी तो और भी अच्छी बात है। इस बीच में अमेरिका से जो एक रिपोर्ट आई है वो बड़ी हिंदुस्तान के लिए एक्चुअली देखा जाए तो बेचैन करने वाली रिपोर्ट है। ये ऐसा क्यों हो रहा है? इस रिपोर्ट में आखिरकार ऐसा क्या लिखा गया है, ऐसे क्या दावे किए गए जिसको लेके भारत के अंदर बेचैनी है, और भारत शायद उसको स्वीकार करने के पक्ष में नहीं है। तो जो अमेरिका से जो रिपोर्ट आई है उसके बारे में थोड़ी सी हम आपके सामने बात करेंगे। यूएन चाइना इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी रिव्यू कमीशन, यूएस चाइना इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी रिव्यू कमीशन की ये दरअसल करीब करीब 750-800 पेज की रिपोर्ट है, जिसके 2 पन्नों के ऊपर कुछ दावे किए गए हैं। अब भारत ने कहा था कि पाकिस्तान के अंदर हमने काफ़ी नुकसान पहुंचाया है, और
जो इस रिपोर्ट के अंदर कहा गया है वो थोड़ा सा अलग भी है। इसमें ये भी कहा कि चाइना इसका एक एक्टिव पार्ट था और चाइना ने अपने फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट के द्वारा एआई जनरेटेड तस्वीरों के सहारे एक दुष्प्रचार भी चलाया ताकि फ्रांसीसी राफेल विमान को बदनाम किया जा सके और J-35 को बढ़ावा मिले। अब यहीं पर जो देखा जाए तो जो प्रतिक्रियाएं आई हैं इस रिपोर्ट के अंदर वो भारत के लिए थोड़ा सा तकलीफ दे है। भारत की ओर से कोई जवाब नहीं दिया जा रहा और भारत में विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने भी बड़ा अटैक किया है। और रिपोर्ट में ऐसा क्या हुआ कि जो जिसको क्या कहते हैं कि भारत को नागवार गुजरेगा। उनका कहना है कि यहाँ पे पाकिस्तान को एक सैन्य बढ़त मिल गई, यहाँ पर जी हाँ सैन्य बढ़त मिली है। और ये सैन्य बढ़त का एक शब्द का इस्तेमाल किए जाना या सैन्य सफलता मिलती, मिलिट्री बढ़त मिली है, मिलिट्री सफलता मिली, ये थोड़ा सा भारत को नागवार गुजरेगा। इस रिपोर्ट को लेके पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जो है बहुत खुश हैं और उनका कहना है कि हाँ ये रिपोर्ट जो है पाकिस्तान की जो सफलता है उसके दावे को ये रिपोर्ट सपोर्ट करती है। चाइना ने इस रिपोर्ट को गलत जानकारी बताकर उसको रिजेक्ट कर दिया और कहा कि इस रिपोर्ट के अंदर भारत और पाकिस्तान के बीच ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र है। और ये कहा गया कि इस रिपोर्ट में कहा गया कि 4 दिन चले संघर्ष में पाकिस्तान को मिलिट्री सक्सेस मिली है। अब उसमें चाइना का भी बहुत एक्टिव एक रोल था इसमें। अब सवाल ये पैदा होता है कि चाइना के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माओ निंग ने इस रिपोर्ट को गलत बताकर खारिज किया। उनका कहना है कि जो सो कॉल्ड यूएस चाइना सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक कमीशन की जो बात कर रहे हैं, ये कमीशन जिसका आपने जिक्र किया हमेशा चीन के खिलाफ जो है ना दूसरी सोच, जो खिलाफी सोच है उसको रखता है और चीन के साथ भेदभाव करता है। और उनका कहना है कि इसकी रिपोर्ट की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, कमीशन की रिपोर्ट खुद ही मिस इन्फॉर्मेशन है। अब यहाँ पर बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं अल्टीमेटली कि भारत सरकार ने इसके ऊपर जो क्यों नहीं कुछ कहा। मोदी को कुछ कहना चाहिए था, भारत के प्रधानमंत्री को कुछ कहना चाहिए था। यहाँ पर कुछ लोगों की मौत भी हुई थी और पहली बार पिछले 50 सालों में एक दूसरे की सीमा के अंदर इतना अंदर जाके वार किए गए। और ये जो रिपोर्ट में कहा गया कि पाकिस्तानी सेना को भारत के खिलाफ 4 दिनों के संघर्ष में मिली सफलता ने चाइनीज हथियारों का भी शोकेसिंग किया गया। हालांकि इस संघर्ष को प्रॉक्सी वार कहना चीन की उकसाने वाली भूमिका को बढ़ा चढ़ाकर पेश करना होगा, लेकिन चीन ने मौके का फायदा उठाते हुए इस संघर्ष का इस्तेमाल अपने हथियारों की क्षमताओं को परखने, उनका प्रचार करने के लिए किया। ये भारत के साथ चल रहे उसके सीमा तनाव और डिफेंस इंडस्ट्री से जुड़े उसकी बढ़ती महत्वाकांक्षाओं दोनों ही लिहाज से उपयोगी थे। तो ये रिपोर्ट जो आई है वो एक किस्म से इंडिया को डाउनग्रेड कर रही है, इंडिया को थोड़ा नीचा दिखा रही है। मुझे लगता है कि इस पे कहते हैं कि पाकिस्तान मिलिट्री सक्सेस ओवर इंडिया इन इट्स 4-day क्लैश शोकेस्ड चाइनीज वेपनरी। जब ये HQ-9 सरफेस टू एयर मिसाइल का जिक्र किया, विंगलुंग 2 ड्रोन्स का भी जिक्र किया गया और चाइनीज वेपनरी पाकिस्तान का 82% पार्ट है, ये भी सही बात है। लेकिन कहीं ना कहीं ये रिपोर्ट भारत के ऊपर फिर से एक हमला करती है और कहती है कि आप इसमें बैक फुट पे थे और पाकिस्तान इसमें फ्रंट फुट पे था। मुझे लगता है कि ये रिपोर्ट को शायद इंडिया के विदेश मंत्रालय क्या कहेंगे, लेकिन ये सीधा अटैक तो मोदी के ऊपर है। तो अल्टीमेटली मोदी जी के द्वारा क्या रिपोर्ट आएगी, क्या कहा जाएगा पता नहीं, लेकिन भारत की ओर से जयराम रमेश जो कांग्रेस के एक नेता है, उनका कहना है कि ये रिपोर्ट जो है भारत के लिए एकदम अस्वीकार्य है। क्या प्रधानमंत्री और विदेश मंत्रालय इस पर अपनी आपत्ति और विरोध दर्ज कराएंगे? ये हमारी कूटनीति को एक और झटका लगा है। तो भारत में प्रतिक्रियाएं तो आ रही हैं इसका मतलब, लेकिन वो प्रतिक्रिया कुछ बहुत एम्फेटिक नहीं लग रही हैं। लेकिन प्रधानमंत्री तो बिल्कुल ही चुप है इसके ऊपर। हालांकि तृणमूल कांग्रेस की सागरिका घोष ने भी इसके ऊपर कहा कि ये बेहद चौंकाने वाला है। इसे क्या कहा जाए, कहना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन हाँ चीज़ें जो है थोड़ी सी यहाँ पर जो रिपोर्ट आई है वो भारत के पक्ष वाली नहीं है, बल्कि पाकिस्तान को मिलिट्री सक्सेस बताने वाली है रिपोर्ट से। शहबाज शरीफ तो खुश है, लेकिन इंडिया की नाराजगी तो यहाँ पर साफ नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो
चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हो सके तो छोटी-छोटी आर्थिक मदद भी कर सकते हैं, जिसमें मैंने आपके लिए यूपीआई नंबर और बैंक अकाउंट नंबर दोनों दिए हैं। किसी एक को चुनकर छोटी-सी मदद करेंगे तो अच्छी पत्रकारिता को बढ़ाने में आप हमारे सहयोगी भी बनेंगे। धन्यवाद आप सबका।